हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियोस देख लिए होंगे। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक समरी दे रहा हूँ आपको। पहले तो आपने सॉल्यूशंस पढ़ा, टाइप्स पढ़े, डेफिनेशंस पढ़े, उनकी सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। फिर आपको उसमें पढ़ाया गया हेनरीज लॉ जो गैस टू लिक्विड में था, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट जो लिक्विड टू लिक्विड में था, और फिर उसी के अंदर था आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशंस। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, फॉर्मूले पे बेस्ड है। And then we study about colligative properties, that is those properties which mainly depend upon the solute। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने इसमें 4 colligative properties स्टडी की जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस की हैं, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। उनमें से एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें भी हमने एक राउल्ट्स लॉ स्टडी करा, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन में था वो था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। उसमें सॉल्यूट लिक्विड था, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने स्टडी की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अलग अलग एक्सप्लेन करा गया, ठीक है। फॉर्मूलेज बताए गए, इन पे न्यूमेरिकल्स बताए गए। हालांकि इन पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे सपोज वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि कोई भी चीज़ पहाड़ों पे जाके जल्दी बॉयल हो जाती है क्यों, या वो बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी गेन कर लेती है। कोई आपसे पूछ सकता है कि विंटर के सीजन में जब रोड पे बर्फ़ पड़ जाती है, अपने घर के ऊपर शेल्टर पे बर्फ़ पड़ जाती है, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं विंटर सीजन में माउंटेन एरियाज़ में। तो आप अक्सर सुनते हो कि वो सॉल्ट पाउडर पोर कर देते हैं उसके ऊपर, वो मेल्ट करके चला जाता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज़ डिप्रेस्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिप्रेस्ड, ओके। एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होता है, 0.98% के साथ आइसोटोनिक होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि जब कभी लाइक आप किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, तो कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे जो है उनको सॉल्ट के अमाउंट को कम या ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं पानी में डालने पे स्वेल अप क्यों कर जाते हैं, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स को सॉल्टेड सोल्यूशन में डाल दो, वो श्रिंक क्यों कर जाता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, डीजैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या है। ये जब आप एक बार क्वेश्चन चैप्टर को गो थ्रू कर जाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रीड कर लोगे। एंड देन हमने पढ़ा कि हमने ज़्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो सॉल्यूट लिया था वो सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल, नॉन डिसोसिएटेड, नॉन एसोसिएटेड। दैट मीन्स सॉल्यूट शुड नॉट फॉर्म वेपर्स, सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल शुड बी सेम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट शुड बी सेम बिफोर एंड आफ्टर डिसोल्यूशन। लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली और भी बहुत से सॉल्यूट्स हैं, जैसे ही हम उनको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं, जैसे हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, तो वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो अफेक्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। दैट मीन्स अब जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेंगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट,
All these colligative properties are referred as abnormal colligative properties. Abnormal colligative properties को फाइंड आउट करने के लिए वन टॉप फैक्टर का टर्म होता है. जो वन टॉप फैक्टर है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एबनॉर्मल colligative properties डिवाइड बाई नॉर्मल colligative properties. The value of one top factor is 1 for non-electrolyte, non-dissociation, non-association. But for association or dissociation, its value can be determined. Dissociation में one top factor आयोटा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है. एसोसिएशन में कम हो जाती है. मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसी के रेफरेंस में फाइंड आउट होंगी. तो लास्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. मैं एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट इसकी बना के आपको सेंड कर रहा हूँ और सब्जेक्टिव नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ, फोटोज़. ठीक है. बट मैं पहले आज आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा था कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके बता दूँ. ठीक है. क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बेस होते हैं और सब्जेक्टिव में तो डेफिनेटली ये रिपीट भी होते हैं. सब्जेक्टिव का तो मेन बेस है. लेकिन बेटा क्या आप जानते हो, जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, बोर्ड्स ने अपना पैटर्न दिया है. करीब 15 to 20 क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के होंगे. ठीक है. इनमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनमें आपको असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनमें आपको सिंगल आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ठीक है. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. 2 मार्क्स में आपको कंसेप्चुअल्स भी मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल, एक्सप्लेनेटरी. ये ज़्यादातर 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स या कोई डेरिवेशन टाइप. डेरिवेशन टाइप कैसे, जैसे उन्होंने कह दिया शो दैट द गिवन show that the relative lowering in vapor pressure is a colligative property. So it means we have to explain the relative lowering in vapor pressure is directly proportional to molality. मैंने एक्सप्रेशन बताया था आपको निकाल के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. सो ऐसे शो करने को आ सकते हैं. न्यूमेरिकल से सिर्फ 3 चैप्टर में है. फर्स्ट 3 चैप्टर सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इन 3 चैप्टर के अलावा पूरी +2 में कहीं कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. ऑब्जेक्टिव वाले नहीं इससे भाग सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो +1 का भी कंटेंट आना है. ठीक है. सो जो ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स हैं, जो IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो अपना माइंड मेकअप करके बैठोगे. उन्हें न्यूमेरिकल्स हर हाल में सीखना है ही सीखना है. बट जिन सब्जेक्टिव बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, उन्हें ये अपने माइंड में रखना है कि सिर्फ 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने करने हैं और वो भी मोस्टली फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्टिव पैटर्न ये है हमारे एग्जाम का. इस हिसाब से हर चैप्टर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे अभी ये सॉल्यूशन चैप्टर था, ये 5 to 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है एटलीस्ट. लेकिन अगर हम बात करें IIT JEE की, JEE मेन की, IIT JEE मेन में 25 क्वेश्चंस ईच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के आते हैं. 25 क्वेश्चंस में बेटा 20 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप है. ठीक है. और जो 5 क्वेश्चंस हैं ये इंटीजर टाइप है. इंटीजर टाइप मीन्स इनका आंसर होल नंबर में होगा. 25 क्वेश्चंस ऐसे. और न्यूमेरिकल +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी. अगर क्वेश्चन सही हुआ तो +4 और गलत हुआ तो -1. ये तीनों सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया है. इसलिए IIT JEE मेन के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की. ठीक है. अभी आपके पास अगर कोई बुक ना हो तो जो मैं आपको असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ वो, और प्रदीप दे बैक साइड दे क्वेश्चंस करते रहो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी क्लियर करो. ठीक है. जो थ्योरी आएगी तो सब कुछ आ जाता है. कंसेप्ट्स आते हैं तो फिर हमें न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं. अगर बात करें बेटा हम नीट की, नीट में ही मैक्सिमम एग्जाम्स इंक्लूड हो गए. JEE मेंस में मैक्सिमम इंडिया के एग्जाम्स इंक्लूड हो गए. ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में आपको कहीं एडमिशन लेना है तो ये टेस्ट देना होगा.
ठीक है। 25 क्वेश्चन ऑफ ईच फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैथ की बेसिस पे आएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, समझ सकते हो आप। नीट में बेटा 45 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी। सो बायोलॉजी पार्ट 90 क्वेश्चंस का हो गया। यहाँ पे भी +4 और -1 का ही रेटिंग है। तो इस तरीक़ा से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा ईजियर होते हैं। इनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम आती हैं या बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला आती हैं। जेईई मेंस में लेवल कभी कभी थोड़ा अप हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यू आर वेरी लकी स्टूडेंट्स। हालांकि कह सकते हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू कोरोना, बट शायद आपके लिए थोड़ा बहुत सिलेबस कम हो जाए। हो सकता है पेपर का लेवल वो ना हो जो अब तक आता रहे, आपके साथ कुछ लीनियंसी बढ़ती जाए, बट दिस इज ऑल अबाउट इन फ्यूचर। यू हैव टू प्रिपेयर अप टू मार्क, अप टू परफेक्ट लेवल। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते रहे जो भी उसी लेवल से आपने तैयारी करनी है। और बाई चांस पेपर इजी आता है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि आपने एक अच्छा लेवल स्टडी किया है। बट अगर आप लो लेवल स्टडी करते रहोगे और बाई चांस पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपके रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। सो इफ़ यू आर कॉम्पिटिशन टाइप स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ IIT JEE मेंस नीट एंड एडवांस। एडवांस इसके बाद होता है। जब IIT JEE मेन क्लियर हो जाता है देन आफ्टर 1 मंथ एडवांस का पेपर होता है। एडवांस में सब्जेक्ट्स यही है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नंबर्स यही हैं, बट वहाँ क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल एंड टाइप बढ़ जाता है। वहाँ पे आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। IIT एडवांस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इंटीजर प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चंस भी आएंगे। तो वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक माइंड मेकअप करके, और जैसे एक चैप्टर ऑलमोस्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत इसके ऑब्जेक्टिव के पार्ट रह गए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजूँगा, एक बार आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, जिन बच्चों ने देर से लिंक करा है या जिन्होंने शुरू के कुछ वीडियोस नहीं देखे और उनके छूट गए हैं वीडियोस और बाद में लिंक होने में प्रॉब्लम हुई है, बाद में अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ राइट द नेम ऑफ टॉपिक, ठीक है, एंड रिलेटेड डिफ़िकल्टी। वैसे लिखने की फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ या आप मुझे नहीं जानते? जस्ट पिक द फोन एंड कॉल मी और मुझे बोलो सर ये टॉपिक मुझे कम आता है, प्लीज़ इसके बारे में मुझे कुछ डिस्कस करो। आप बोल के तुरंत कह दो सर अगर अभी फ्री हो तो डिस्कस कर दो। अजय ने कहा है कि सर मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट प्रॉब्लम है उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो मैंने उसे कहा था किसी दिन भी कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, मैं बोर्ड पे ही सारे डिस्कस कर दूंगा। बट पहले एक बार खुद रीड करो और जो भी वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है उनको एक बार वॉच करो। ओके, सो एक बार पहले आप NCERT क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाओ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाओ और थ्योरी पार्ट गो थ्रू हो जाओ। इसका फिर फाइनल टेस्ट मैं रखूँगा, आपको डेट बता दूंगा, 2-3 दिन पहले ही बता दूंगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए आज मंडे है, मोस्ट प्रोबेबली कि इसका मैं फाइनल टेस्ट आपको सैटरडे तक लूँ। तब तक आप एक बार गो थ्रू कर जाओ सारा। पहले सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले बैच को मैं अलग से बताऊँगा क्योंकि उनके 1-2 टॉपिक अभी रहते हैं। बट अभी तक तो बेटा हम बहुत हौली हौली स्टडी कर रहे थे, अब हमें स्पीड अप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अगला चैप्टर कंपेरेटिवली छोटा है। ये 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के काफ़ी लेंथी है, बाद के चैप्टर काफ़ी छोटे हैं। सो आप भी प्रॉपर बुक्स अरेंज कर लीजिए और एक फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है। मैं अपना स्टडी पैटर्न भी चैनलाइज कर रहा हूँ, आपको मैसेज आज आ जाएगा एक कि कल से कितने बजे आपको वीडियो मिलेगा, किस दिन आपकी इंटरेक्ट क्लास होगी, कौन सी क्लास आपकी जूम पे या किसी और वे पे लाइव क्लास होगी, ठीक है। वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अब हम स्टडी करेंगे क्योंकि अब हम समझ गए कि अब हमने अपने आप को आदत डाल देनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, हम बहुत दिन तक वेट नहीं करेंगे और ये शायद वेट करने भी ना दें हमें, ठीक है। सो अपने आप को मोटिवेट रखिए और स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आगे कुछ NCERT क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ यहाँ पे और उनको बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। थैंक यू।